You are currently the only person in this conference. हेलो। हेलो जतिन, कैसे हैं सर? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब ठीक है। ओके, सो एनी प्रीवियस क्वेश्चंस जो चीजें हमने डिस्कस की हैं? नहीं, अभी तो नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक बकेट क्रिएट किया था AK Labs 101, जिसी में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टीज में एक हमारा टॉपिक बचा था जो था स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। ठीक है, तो पहले तो वेबसाइट जो हम डिप्लॉय करते हैं वो 2 टाइप्स की होती है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट उनको बोलते हैं जहां पर कोई फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहा हो और डायनेमिक कंटेंट आ रहा हो, मतलब वहां पे कुछ जो बैकएंड की अगर बात करोगे, बैकएंड में कोई लैंग्वेज यूज होती है, लाइक एज रन टाइम एनवायरनमेंट यूज होता है, लाइक एज .NET, जावा, पाइथन, Node.js, इस तरीके का। तो उसमें जो वेबसाइटें लिखी जाती हैं उनको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। और उसमें डेटाबेस भी होता है। डेटाबेस होने के अलावा हो सकता है डेटाबेस ना हो, लेकिन उसके बैकएंड पे हमेशा पाइथन, जावा, इस तरीके के कोड रन करते हैं। जबकि स्टैटिक वेबसाइट जो होता है वो नॉर्मल HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट कौन सी होती है? Node.js नहीं होता है जो नॉर्मली रन करता है, जैसे स्लाइडर वगैरह चलाने के लिए। ठीक है, हाँ सॉरी। उसमें क्लाइंट साइड पे वो रन कर जाता है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई ऐसी बैकएंड लैंग्वेज नहीं यूज होती है। जैसे कि मैं अभी जस्ट गूगल को ओपन करता हूँ, मैं गूगल को ओपन किया तो ये पेज ओपन हो गया यार। इस पेज में देखो ये कुछ इस तरीके से मेरी इंफॉर्मेशन आ रही है, देख रहे हो ना? तो ये वेबसाइट जो है ये एक डायनेमिक वेबसाइट है। और इसमें जब मैं कुछ इंटर करता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने कुछ सर्च किया तो हमको ना कुछ मुझे ये रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, और ये रिजल्ट जाके किसी सर्वर से, किसी डेटाबेस से उठा के ला रहा है। जबकि स्टैटिक वेबसाइट में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मान लीजिए मैं विकिपीडिया ओपन करता हूँ, ठीक है, विकिपीडिया ओपन करता हूँ, तो ये कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो वेबसाइट है ये डायनेमिक नहीं स्टैटिक है, नो, ये डायनेमिक है। कहने का मतलब ये है, इसको जिस तरीके की इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हो वो उस तरीके का इंफॉर्मेशन दे रहा है। समझ रहे हो ना बात को? हम जो कुछ भी सर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दे रहा है। तो स्टैटिक वेबसाइट यूज किए जाते हैं, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक एप्लीकेशन है जो रन कर रही है, एंड आप चाहते हो कि जब तक एक मैं नॉर्मल सा पेज शो करूं और जिसपे सिर्फ इंफॉर्मेशन रहे, और मैं जब, अब मान लीजिए उसपे कोई किसी को कुछ एक्शन लेना हो, मान लीजिए कुछ और इंफॉर्मेशन लेना हो, जैसे एक बैंक वाली वेबसाइट की बात करता हूँ, हालांकि वहां पे सारा इंफॉर्मेशन डायनेमिक होके आता है, क्योंकि हर एक अगर स्टैटिक कंटेंट होता है ना, तो जो भी उसके वेबसाइट के ऊपर दिखता है उसको जाके वेबसाइट में चेंज करना पड़ता है। जबकि डायनेमिक कंटेंट में ऐसा नहीं होता, वो डेटाबेस में जाके उसको, मतलब जो हमारा कंटेंट लिखा रहता है उसको रिप्लेस कर देते हैं, उस पर दूसरा एड ऑन कर देंगे, वो अपने आप फेच कर लेता है, ऑटोमेटिकली उठा लेता है। तो ये होता है।
तो स्टैटिक वेबसाइट यूज किए जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं यूज किए जाते हैं। कहीं कहीं पर फ्रंट एंड पेज दिखा दिया जाता है स्टैटिक, फिर डायनेमिक, क्योंकि अब उनको कॉस्ट सेविंग करनी है तो स्टैटिक इस पे दिखा दिया, फिर उस पे लिंक लगा रहता है, उस पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन पे चला जाता है, फिर लॉगिन के बाद जो भी उनका डिटेल मिलता है उस पे चला जाता है। तो ऐसा भी वेबसाइट डिजाइन किया जा सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरीके का डिजाइन पॉसिबल है। कोड में लिख दिया जाता है और जो भी हमारे, जैसे मैं लॉगिन पे भी क्लिक किया, जैसे कि यहाँ पर था, गूगल में था, मैं जब गूगल पे मैं सर्च कर रहा था, गूगल पे था मैं, अभी ऐसा आ गया। अब यहाँ पर मान लीजिए साइन इन तक नहीं दिखाना है तो मुझे यही सिंपल पेज दिखाना है, तो जब साइन इन करना ही नहीं है तो सिंपल पेज हमने दिखा दिया। लेकिन जब बंदा लॉगिन पे क्लिक कर देगा तो लॉगिन पे वो एक दूसरे पेज पे भेजेगा, मतलब वो रिडायरेक्ट कर दे रहा है यहाँ पर। तो पहले शुरुआत में जब तक लॉगिन नहीं करना है, जब तक और कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, तब तक हमने कंटेंट प्रेजेंट कर दिया कि आप इसको देखो। तो ये होता है। तो हमने क्या कर रखा है, हमारे लैपटॉप में कुछ ऐसे डाउनलोड कर रखे हैं टेम्पलेट्स जो कि अवेलेबल्स हैं, जैसे कि एक ब्यूटी सैलून करके है। तो यहाँ पर एक स्टैटिक वेबसाइट है, सपोज कर लो किसी ने इसको डेवलप किया है और अब इसको क्या करना है, हमको S3 पे होस्ट करना है या AWS में होस्ट करना है। अगर वेबसाइट स्टैटिक है तो आप S3 का भी यूज कर सकते हो। अच्छा, ये S3 पे होस्ट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जो कैपेबिलिटी चाहिए उस वेबसाइट को रन करने के लिए वो सारी कैपेबिलिटी ब्राउजर में ऑलरेडी होती है। ब्राउजर ऑलरेडी टैग को चेंज करके ह्यूमन रीडेबल बना लेता है, CSS के अकॉर्डिंग वो अपना लुक एंड फील कर लेता है, जावा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो आपके पेज का अलाइनमेंट या फिर स्लाइडर वगैरह चला देता है, ठीक है ना। तो ये सारे काम कर लेता है। ये ब्राउजर में इनबिल्ट फीचर्स आते हैं हर एक ब्राउजर में, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, सिर्फ कंटेंट को सेव करना रहता है और उसको रन करना रहता है, तो आसान हो जाता है। जबकि डायनेमिक वेबसाइट रन करने के लिए सर्वर की रिक्वायरमेंट रहेगी, विदाउट सर्वर डायनेमिक वेबसाइट नहीं रन कर सकते। स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करना बहुत आसान है, इसको एडिट करना है और इसको कर देना है इनेबल। ये होम पेज के बारे में पूछेगा, हम होम पेज इसका दे देंगे। बाय डिफॉल्ट होम पेज जो होता है index.html है। अगर आप इस नेम को चेंज कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपका जो ये वेबसाइट था, जो भी हम आपको दिखा रहे थे, उसकी डायरेक्टरी में लैंडिंग पेज दूसरा होना चाहिए। हाँ, दूसरा पेज होना चाहिए। index.html में कोई दूसरा रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बस ये ध्यान रहे कि इंडेक्स के अगर चेंज कर रहे हो अकॉर्डिंगली सारी मैपिंग चेंज हो जाएगी। बट एक स्टैंडर्ड यही फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। इसमें जावा स्क्रिप्ट फाइल होती है, इसमें इमेज होती है, इसमें CSS होता है, इसमें लाइब्रेरीज रखी होती हैं, कुछ SCS से रिलेटेड फाइलें आती हैं यहाँ पर। तो इसको एज इट इज हमको होस्ट करना है। तो ठीक है, हमने index.html दे दिया। आप अगर कोई एरर डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालना चाहते हो कि मान लीजिए कोई पेज नहीं मिल रहा है तो कुछ पेज पे रिडायरेक्ट कर दे, तो आप कर सकते हो। हालांकि नहीं मिलता तो ये ऑलरेडी 404 एरर शो करता है, तो वो भी एक तरीका है। बट आप कोई दूसरा मैसेज डालना चाहते हो तो आप ऐड ऑन कर सकते हो, बट मैं एज इट इज रखूंगा। यहाँ पे रिडायरेक्शन रूल भी लगा सकते हो, जैसे बोला ना कि रिडायरेक्ट कर देना है कि पहले तो वेबसाइट रहे कुछ टाइम जैसे बोलना है कि रिडायरेक्शन रूल्स रिटेनिंग जेसन ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट वेब पेज रिक्वेस्टेड फॉर स्पेसिफिक कंटेंट। तो यहाँ पे आप रख सकते हो, लोग यूज करते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ पर यूज करते हैं। तो बट अभी आपके लिए दैट्स फाइन, यहाँ पे ऐसा कोई हमको लिखना नहीं है। और मैं चल देता हूँ, इसको कर देता हूँ सेव चेंज। जैसे इसको सेव चेंज करोगे आपको ना एक URL मिलेगा। ये ध्यान रखना, ये URL इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये एग्जैक्ट URL है जिसको आप मैप कर सकते हो किसी भी DNS के साथ। ओके हमने तो अभी ये कोई एरर देगा 403 फॉरबिडन कोड एक्सेस डिनाइड, और क्योंकि कोड एक्सेस डिनाइड का मतलब ये हो कि हमारे पास ये कोड अवेलेबल नहीं है। नहीं, एक्सेस डिनाइड तो ये हुआ ना कि मतलब आपने भी एक्सेस परमिशंस नहीं दी हैं। एक्सेस परमिशन भी नहीं दी है और कंटेंट भी तो नहीं है आपका। हाँ, कंटेंट नहीं है, कंटेंट भी नहीं है, दोनों कंडीशंस में ये देता है। तो आपको अपलोड करना है तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और इस पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल A कर लो, सॉरी कंट्रोल A कर लो और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करोगे तो ये क्या करेगा, एज इट इज इसी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। जो फोल्डर है इसके अंदर ये सारे फोल्डर्स बना भी लेगा, ठीक है। ठीक है, अपलोड कर रहा है, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया अपलोड, अपलोड पे क्लिक कर दिया। ये आपके नेटवर्क बैंडविड्थ पे भी डिपेंड करता है कि आपका अपलोडिंग स्पीड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें अपलोड करता है।
तो इसका भी ठीक। ध्यान रहे आपको जब भी आप यूज करते हैं। और प्रॉब्लम्स आती है लोगों को बड़ी बड़ी फाइल्स में, अभी तो देखो छोटी फाइल्स है तो इतना टाइम ले रहा है, अच्छी खासी आपको अपलोड स्पीड होनी चाहिए, तो ये भी ध्यान रखी जाती है। तो अब जब भी कोई अब इस वेबसाइट को ओपन करेगा तो S3 के तब चार्जेस लगेंगे बिकॉज इट इज ट्राइंग टू एक्सेस द डेटा, राइट? हाँ करेक्ट, जब ये वेबसाइट Okay. एक्सेस होंगी तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। कितनी फीस होती है, मतलब अगर लेट्स से एक स्टैटिक वेबसाइट हो वहाँ पे, तो एक्सेस की कितनी चार्जेस होंगे उसके, मतलब S3 बहुत ज़्यादा के? तो नहीं है, अभी मैं बता देता हूँ। S3 एक्सेस कॉस्ट, लेट्स से 10 MB की फाइल है, और वैसे भी सारी फाइल्स थोड़ी ना एक्सेस होंगी एक बार में। नहीं वो पर रिक्वेस्ट बेसिस पे लेता है ना, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, जो हिट होगा ना उस हिट बेसिस पे चार्ज करता है। S3 की प्राइसिंग बोलो। हाँ, ये स्टोरेज एंड रिक्वेस्ट, जैसे नॉर्थ वर्जीनिया है तो फर्स्ट 15 टेराबाइट पर मंथ अगर आपका जा रहा तो 0.03 पर जीबी लगेगा स्टैंडर्ड में। अच्छा, और नेक्स्ट 450 टेराबाइट अगर जाएगा, मतलब 50 टेराबाइट के बाद जब आगे आप यूज करोगे तो कॉस्ट और कम होगी, देखो 2 पर जीबी लगने लगेगा। 500 टेराबाइट के बाद जाओगे तो इतना लगेगा। ये S3 स्टैंडर्ड की कॉस्ट है, ठीक है। ठीक है। ये नहीं ये स्टोरेज प्राइस है, वेट, ये स्टोरेज प्राइस है। एक्सेस कार्ड रिक्वेस्ट एंड डेटा रिट्रीवल, ये रहा। पुट कॉपी पेस्ट लिस्ट रिक्वेस्ट पर 1000 रिक्वेस्ट पे 1000 पे अगर रहेगा S3 स्टैंडर्ड तो 0.005 मतलब पर 1000। बट अपनी तो गेट होगी ना, क्योंकि स्टैटिक है। हाँ तो गेट का भी देखो 0.004 बहुत कम है। गेट, नो कम वो भी तो भी पर लग रहा है। 1000 रिक्वेस्ट। हाँ नहीं, हाँ पर 1000 रिक्वेस्ट पे आ रहा है ना। जहां पर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हिट कर रहा है उसके लिए तो ज्यादा है। हाँ, राइट। लाइफ साइकिल ट्रांजिशन की यहाँ पे कॉस्ट नहीं है स्टैंडर्ड के लिए, जहां पर अप्लाई होता है जब S3 इंटेलिजेंट में जाता है लाइफ साइकिल ट्रांजेक्शन्स पे तो ये रखता है। और जब आर्काइव एक्सेस एक्सपीडिएटेड होते हैं तो ये लगता है पर 1000 रिक्वेस्ट पे, ठीक है। डेटा अपलोड्स पे किसी में चार्जेस नहीं है, आप देखो ध्यान से। है इसका एक्सप्रेस जोन का, मैंने बोला था ना कि अगर आपको कुछ स्पेशली चाहिए मतलब तो उसके लिए चार्ज इन्होंने सेट कर रखा है। ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल का देख लो तो यहाँ पर आप देखोगे हर एक चीज की चार्जेस है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है डेटा रिट्रीवल रिक्वेस्ट, इसका नहीं दिया इन्होंने, क्यों नहीं दिया है? फ्लेक्सिबल का आई थिंक नीचे दिया गया है, इस हिसाब तो से आप। लेट्स से, तो सबसे सस्ता तो अपना वही है ना, S3 स्टैंडर्ड, अगर फॉर S3 अपने स्टैंडर्ड, केस के लिए अगर हम देखें हाँ तो। अगर आप वेबसाइट आपकी है रेगुलर यूज होती है, ठीक है, तो सबसे सस्ता यही है। रेगुलरली उसमें रिक्वेस्ट होता है, कंटेंट रीड होता। आर्काइव, पहली बात तो वेबसाइट जब अपलोड करोगे ये जो वेबसाइट होगा ये स्टैंडर्ड में ही जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। आप वो अच्छा, चेंज कर दो बात अलग है,
थोड़ा सा चेंज कर दो, बट ये जाएगा स्टैंडर्ड में ही, क्योंकि वेबसाइट हमेशा ये माना जाता है कि वेबसाइट से रिलेटेड जो डेटा है वो हमेशा एक्सेसिबल होगा। आर्काइव तब Right. किए जाते हैं जब आपको पता होता है कि नहीं, मेरा कंटेंट 2 साल बाद कोई यूज नहीं करेगा, हमको इसको आर्काइव कर लेना है, ठीक है ना। तो ये प्लानिंग हम लोग टियरिंग करते हैं, तो टियरिंग हम इस लोग टियर डाउन करते हैं। टियर डाउन करते वक्त हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि जो डेटा पहले तो 2 साल तक टच नहीं करते डेटा को, 2 साल बाद उसमें ऑब्जर्वेशन लगाते हैं कि भाई और मौका देते हैं 3 साल तक, इसके बाद फिर हम उसको टियर डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। और टियर डाउन डायरेक्टली हम लोग और भी स्टोरेज सॉल्यूशंस है ना, आपको यहाँ पे लग रहा है कॉस्टिंग हो सकता है ज्यादा आ जाए या फिर एक्सेस करने में कॉस्ट जाए, तो हमारे पास बहुत ऐसे सॉल्यूशंस है जिसको हम डिप्लॉय कर लेंगे, और जब टियर करना होगा तब डेटा इसमें पहुंचाएंगे। ऐसा किया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे पास जो भी सर्विस बता रहे थे, हमारे पास जो FSX वाली सर्विस है, यूजर को इसको दे देते हैं एक्सेस करने के लिए, वो अपने लैपटॉप में। देखो S3 का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये वेब यूजर इंटरफेस पे एक्सेस होता है, एक्सेस देना पड़ेगा या डायरेक्टली डेटा एक्सेस कर लेता है। लेकिन FSX वगैरह क्या होते हैं ना, एज ए डिस्क की तरीके से माउंट हो जाते हैं उस पे, समझिए बात को। अच्छा। वो एज ए डिस्क की तरीके से होता नहीं कि जैसे कि आप जब ओपन करते हो ना तो उसमें नेटवर्क स्टोरेज या नेटवर्क डिवाइस करके विंडोज में शो करता है ना, हाँ, वहीं पर वो क्या होता है, माउंट हो जाता है। S3 में उसका माउंट पॉइंट बना देता, सॉरी लिनक्स में माउंट पॉइंट बना देता है, उसमें एज ए मैप कर देता है एज ए डिस्क की तरीके से, और डायरेक्टली वो बंदा जैसे फोल्डर फाइल यूज करता है ना, वो उसको उसी तरीके से यूज करता है, तो वो सारा काम करता रहता है उसमें। अब मैं देखता हूँ कि हम लोग उस पर लगाते हैं वो लगा देते हैं, पॉलिसी लगा देते हैं, और चेक करते रहते हैं कि कौन सा डेटा 3 साल का हो गया या 5 साल का हो गया। जो डेटा 5 साल पुराना हो गया, अब उसको डायरेक्ट, अब वो धीरे धीरे मूव करके S3 में आता जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, कुछ करना नहीं है। वहां पर हमने एक लिमिट सेट कर रखी है, 5 टेराबाइट या 10 टेराबाइट या 15 टेराबाइट, 16 टेराबाइट, इस तरीके का साइज दे रखा है। उसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटा जो जो 5 साल पुराना हो रहा है वो धीरे धीरे S3 में आता जा रहा है, डिलीट कुछ नहीं हो रहा है, टियर डाउन होकर S3 में डायरेक्टली सेव होगा। ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं, तो ये वेबसाइट अभी हमने ये कंटेंट अपलोड कर दिया है, और एक अब और आप क्वेश्चन था अनिरुद्ध। लेट्स से ये तो भी आपने Amazon की प्राइस बता दी, AWS की S3 की, ठीक है। अगर इफ आई कंपेयर विद Azure और एनी अदर क्लाउड, तो उसमें सबसे एफिशिएंट वे, मतलब सबसे कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा होगा क्लाउड जिसमें मैं अपनी स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ? पहली बात तो स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करने के लिए सबसे सुटेबल ऑप्शन S3 ही है, और उससे ज्यादा सुटेबल नहीं है, ना तो Azure देता है, ना तो, हाँ दे देते हैं ऑप्शन वेबसाइट होस्ट करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम्स उसमें ज्यादा आती है, क्योंकि मैंने देखी है उन चीजों को। तो बट आप स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करना चाहते हो तो फिर दोनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि उसकी स्ट्रेटजी कैसे रन करती है। ये मैंने S3 की स्ट्रेटजी बता दी है, ठीक है। अब आपको Azure में जो, क्योंकि Azure काम ये भी ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज उसके पास भी है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज नहीं देगा। अब आप उसको, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी कि वो किस बेसिस पे और वो कैसे आएगा। पहले तो आप उस सर्विस को पढ़ो, फिर उसके पहले तो उसको यूज केसेस पढ़ो, फिर उस सर्विस की प्राइसिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके भी कैलकुलेटर्स होते हैं, किसी ने अभी तक कंपेरेबल बनाया है कि नहीं बनाया है कंपेयर करने के लिए प्राइस, नहीं तो फिर वो डायरेक्टली आपको जाके दोनों जगहों पर जीबी कॉस्ट के बेसिस पे, जैसे इसकी प्राइसिंग दिख जाती है वैसे Azure की दिख जाती है, तो आप कंपेयर कर सकते हो। गूगल की भी दिख जाती है, सस्ता सबसे गूगल ही मिलेगा आपको किसी केसेस में जाओगे। ओरेकल से भी सस्ता गूगल है, चौथे नंबर पर ओरेकल है मार्केट में, लेकिन उससे सस्ता भी गूगल पड़ता है। लेकिन ओरेकल ने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि ओरेकल का जो डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से था, और उसका जो भी क्लाउड था ना, उसने भी बिल्कुल सेपरेट चीजें दी, मतलब उसमें ना क्लाउड की क्लियरिटी दी। उसने बहुत जल्दी में चीजें, बहुत ढेर सारी सर्विसेज नहीं लॉन्च की। शुरुआत में 5-6 सर्विस के साथ आया था, कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, IAM, ऐसे ही सर्विसेज के साथ आया था। क्योंकि मैं 2020 से ओरेकल पे भी काम किया हूँ, 2021 वगैरह में, तो वहां पर फिर हमने देखा था कि अच्छा परफॉर्म किया था। हमारे यहाँ AWS, Azure, ओरेकल क्लाउड है, गूगल क्लाउड नहीं है हमारे यहाँ, बहुत प्रॉब्लम है गूगल क्लाउड में, हम लोगों के अकॉर्डिंग, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग। वो तो उसको फीचर्स बताते हैं, लेकिन हम उसको एज ए प्रॉब्लम ट्रीट करते हैं। ओके। तो अब ये कंपैरिजन में जब आप इस तरह के मल्टीपल क्लाउड से जब आप पढ़ते हैं ना, तो चीजें समझ में आती हैं। तो ये हमने कर दिया। अब हम चलते हैं इस पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो इस बार भी एरर ही देगा ये,
क्योंकि अभी हमने पब्लिक नहीं किया है कंटेंट को। तो आप इसको सिलेक्ट कर लो, एक्शन पे चले जाओ, मेक पब्लिक यूजिंग ACL कर दो और इसके बाद मेक पब्लिक कर दो। यहाँ पे आ जाओ, अब इसको कर दो रिफ्रेश, अब आपका वेबसाइट देखने लगेगा। ठीक है, ओके। वेबसाइट देखने लगा। अब इसका जो ये URL है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ पर कोई, जैसे कि अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो कि भाई ये तो एक्सेस हो ही जाता, अगर इसको एक्सेस करना था तो हम चले जाते इसके उस पे, क्या बोलते हैं, इसके index.page पे। ये भी तो एक्सेस है, ये भी तो एक्सेसिबल होगा, ये भी आप देखो अभी उसी तरीके। लेकिन ये जो index.html अभी जो आपने दिया है, index.html, ये इस पेज की वजह से जब इसकी मैपिंग करने जाओगे तो मैपिंग लेगा नहीं। अच्छा। समझ में आ गया। और यहाँ पर देखो वही चीज एक्सेस हो रहा है, लेकिन ये आप दूसरे पेज पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली दूसरा पेज आएगा, ऐसी दिक्कत नहीं, उसमें दूसरा पेज आएगा। लेकिन फर्स्ट पेज में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो होम पेज होता है ना, उसमें होम पेज का नेम नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब हमारा ये था। नहीं तो वो जो बात नहीं आनी चाहिए। हाँ, वो नहीं आना चाहिए, ताकि वो मैप करते टाइम पे मैप नहीं करता है फिर वो। तो मुझे जो प्रॉब्लम्स लगी हैं एज्योर में, गूगल में, उसमें यही प्रॉब्लम लगी है। अभी हमने मैप नहीं किया है क्योंकि S3 पे ही हम लोगों ने अपलोड किया, लेकिन जो वहां पर स्टैटिक वेबसाइट कॉन्सेप्ट देता है, वहां पर इसी तरीके से वो उनका बकेट नेम, वो सारी चीजें आती हैं, जो भी उनका स्टोरेज का डिटेल्स आता है यहाँ पर। फिर ये index.html पेज रहता ही रहता है। गूगल में तो हमने देखा है, हालांकि 3 साल पुरानी बात है, तो हो सकता है कि अभी चेंज कर दिया हो, लेकिन उसमें तो ये प्रॉब्लम्स तो मुझे दिखी थी। ठीक है, ठीक है। ओके, चले आते हैं अब अपने इस प्रॉपर्टीज पे। हमने कर लिया काम, परमिशंस पे आ जाते हैं। परमिशन पे आप देखोगे तो परमिशन ओवरव्यू में आपको दिख जाएगा एक्सेस फाइंडिंग्स। यहाँ पर आपको कोई IAM से एनालाइजर हमने IAM इनेबल नहीं किया है, वो अलग चीज है। ब्लॉक पब्लिक एक्सेस ऑलरेडी हमने बता दिया था। अब हम बकेट पॉलिसी की बात करेंगे। अब इसको ग्रेनुलराइज करना है। जैसे कि मान लीजिए, अभी जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी पब्लिक IP है, एक मैं काम करना चाहता हूँ, ये मेरी पब्लिक IP है। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो S3 बकेट है ये एक्सेस हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे पब्लिक IP से, बाकी कहीं पर ये S3 एक्सेस ना हो। कुछ इस तरीके की चीजें चाहिए हमको। या फिर एक सबनेट में हमारे एक्सेस। पास, हाँ, या ये ऐसी बहुत सारी चीजें आप दिमाग में ला सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हो कि इसके अंदर जो भी कंटेंट आप ऐड करो उसको मुझे बार बार पब्लिक ना करना पड़े, वो पब्लिक हो जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, मतलब इस तरीके के जो भी आप कुछ थिंक कर सकते हो, जिसको आप कस्टमाइजेशन कह सकते हो, बोल सकते हो, तो यहाँ पर ना पॉलिसी लगा सकते हो। इसको बोलते हैं रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। जेसन फॉर्मेट में लिखी जाती हैं और इस यहाँ पे ऐड ऑन कर दी जाती है। अच्छा, इस पॉलिसी को लगाने का ये होता है कि यहाँ पर बकेट को आप मतलब बहुत सारी जगहों पर एक्सेस होने से रोक सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी को परमिशन देना है, 4 फोल्डर से 4 में से किसी 3 लोगों को कुछ अलग परमिशन देना है, 2 लोगों को कुछ अलग परमिशन देना है, तो ऐसा भी जनरलाइज चीज यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी IP को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप। अब बकेट में आप देखो बहुत सारे हैं, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, जस्ट आपको आइडिया लग जाएगा। S3 बकेट पॉलिसी एग्जांपल, AWS खुद बना के दे देता है बहुत सारी पॉलिसीज। यहाँ पर आप आके उनको रीड आउट करके अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर उसको रीड आउट कर लो और उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। देख रहे हो ना, ये सारी पॉलिसी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली पढ़ोगे पॉलिसी कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें आपको बताएगा। देखो ये पॉलिसी आ गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये रेड कलर का चीजें चेंज करनी है और ये आपको अपने बकेट का नेम है। बाकी IJTs उठा के इसको डाल दोगे तो ये जो ऊपर दिया गया है तो आपको सारी चीजें दिखा देगा। इसी तरीके से और नीचे आपको दिखेंगे ये सारी पॉलिसी दिखाई देगी। जैसे 2 डिफरेंट लोग हैं, अब उनको इनको क्या करना है, परमिशन देना है। जैसे ये क्या था, मैनेजिंग बकेट यूजिंग कैंड ACLs, तो ये परमिशन देना। जब इसके बारे में, पॉलिसी के बारे में सारी डिटेल से दिख जाएंगी। यहाँ पर क्या चेंज करना है ये भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस पॉलिसी को दिख जाता है। पहले ये XML फॉर्मेट में भी आती थी, अब सिर्फ और सिर्फ जेसन फॉर्मेट में आती है ये। ठीक है, तो इन पॉलिसीज को पढ़ना है, समझना, ऐड ऑन करना है। मैंने 2-3 ग्रेनुलाइज बनाया था, जिसमें से एक IP एड्रेस वाला बनाया था। तो IP एड्रेस को हमने ग्रेनुलर किया था, तो मैं जस्ट आपको वो पॉलिसी कॉपी करके देता हूँ और उसमें क्या क्या चेंज करने हैं उसको भी देख लेता हूँ।
जस्ट 1 मिनट, यहीं पर हमने कॉपी करके किसी को भेजा था। डिलीट हो गया क्या? सर्च कर लो। ये पहला है, ये दोनों मैं पॉलिसी आपको कॉपी करके देता हूँ। ये हमने दोनों एक साथ कॉपी कर लेता हूँ। ये दोनों बनाए गए हैं, पॉलिसीज जो बनाई गई हैं ये बेसिकली बनाई गई थी, कॉपी कर लेना, अलग अलग पर्पस के लिए बनाई गई थी। जिसमें से ये पहली वाली पॉलिसी जो बनी थी ये बनाया गया था उसके लिए क्या बोलते हैं, इसमें कोई भी कंटेंट डालोगे तो वो क्या कर देगा, उसको पब्लिक कर देगा। ठीक है, तो एक पॉलिसी तो ये बनाई थी हमने। तो अभी इसको ऐड ऑन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये पॉलिसी हमने कर दी है। एडिट करोगे, इसको एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर आएंगे आप, इसको कर दोगे आप एडिट। और अच्छा, इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा सही नहीं है, तो अलाइनमेंट सही करने के लिए आप इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करिए। गूगल पे आइए और चैट जीपीटी पे चले जाइए और इसके अलाइनमेंट करा दो। सॉरी, आई एम सॉरी। ये आ गया ना, परफेक्ट फॉर्मेट में आ गया ये। ठीक है, तो ये आपको दिख जाता है, आप इसको ले आइए। क्योंकि यहाँ पर एक एक लाइन अभी आप हटाओगे, 1 घंटा टाइम स्पेंड करोगे, तो यहाँ पर आपने बकेट का नेम दे दो। जब कभी आपको इंडेक्स या इस तरीके का ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ये दिक्कत हो ना, तो तुरंत चैट जीपीटी में लाके टाइप कर दो और वो तुरंत ही उसको साइन कर देता। AKLabs 101। पहले बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, एक एक लाइन पढ़ना पड़ता था। अब तो मैं मतलब अगर कुछ इस तरीके का सिंटैक्स रख दिया वेबसाइट्स तो भी हैं जेसन फॉर्मेटर की, वो भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल, ये जेसन फॉर्मेट का है पूरा। यहाँ से स्टार्ट होता है, वर्जन आईडी स्टार्ट होती है जब ये पॉलिसी स्टार्ट करती है तो 2012 में, फिर स्टेटमेंट आ जाता है, फिर SID। आपको क्या देना एग्जैक्टली इसको आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने। इफेक्ट में अलाउ या फिर डिनाई होता है। जस्ट 1 मिनट। हेलो, आ रही है मेरी आवाज सर? जतिन सर, हेलो। हाँ, ओके, तो यहाँ पर जो इफेक्ट होता है इसको 2 ही होता है, या तो अलाउ या तो डिनाई। प्रिंसिपल में अभी मैं मतलब कोई भी यूजर हो इस पे आएगा, मतलब कोई सा भी यूजर हो, ठीक है, उसको गेट ऑब्जेक्ट, मतलब जब वो यूआरएल को हिट करेगा तो वो पब्लिक हो जाएगा। मतलब गेट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने इस पॉलिसी को बना रखा है, उसको अलाउ कर रखा है। और इसको मैं कर दूंगा सेव चेंज। अच्छा, ये पॉलिसी तभी वर्क करेगी जब आपने यहाँ से परमिशन से ये सारी चीजें हटा दी हैं, ध्यान रखना, अदरवाइज ये पॉलिसी वर्क नहीं करेंगी। तो ये सारी चीजें ध्यान रहे। अब मैं कोई सा एक ऑब्जेक्ट अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। आई एम जस्ट अपलोडिंग वन इमेज। IMG2 करके हमने यहाँ पर अपलोड किया है। अभी अपलोड हो गया है, क्लोज कर, एंड क्लोज करने के बाद IMG2 यहाँ पर होना चाहिए। नीचे गया, नीचे ये रहा, कॉपी करेंगे तो आपको ये पब्लिक बार बार नहीं करना पड़ेगा, ये एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली इस तरीके से रन करता है। अच्छा, दूसरी वाली जो पॉलिसी है वो IP को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए है। जैसे कि मैं उठा लिया इसको यहाँ से, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पर आप आ जाओगे।
कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से मैं चलता हूँ बकेट में और परमिशन पे आ जाते हैं और इसके पॉलिसी को कर देते हैं एडिट, कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दिया। अभी आप देखो यहाँ पर हमने आईपी अलाउ किया है, यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट हमने गलत लिखा है, यहाँ पर डिनाई लिखना चाहिए। अगर डिनाई लिख रहे हैं तो आप डिनाई लिख दो। वो मैंने बोला ना कि SID अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी नेम दे सकते हो, समझ हाँ गए। हाँ इफेक्ट हमने डिनाई करा है, ठीक है। प्रिंसिपल किसी भी यूजर के लिए, एक्शंस यहाँ पर दे रखा है, S3 का कोई भी ऑब्जेक्ट, रिसोर्स में हमने बकेट का नेम दे रखा है। तो AK Labs 101 AK Labs 101, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी कि अगर ये डिनाई तो कर दो, लेकिन अगर ये आईपी कंडीशन लगा दिया है, कंडीशनल स्टेटमेंट है ये, अगर ये आईपी एड्रेस है तो डिनाई मत करना, ठीक है। तो देखो ये डिनाई हो गया सब कुछ। हो गया ना डिनाई, कि मेरा वो आईपी एड्रेस नहीं है, ध्यान रखना। अगर मुझे अपना पब्लिक आईपी एड्रेस देना है तो मुझे जाना पड़ेगा मेरे पब्लिक आईपी एड्रेस पर, जो कि मेरी पब्लिक आईपी एड्रेस ये है। हमने कर लिया इसको कॉपी और हम चले आए। अब क्योंकि मुझे, अच्छा ये किसी और यूजर को नहीं दिखेगा जिसको परमिशन नहीं होगी। अभी मैं रूट यूजर हूं तो मुझे दिख रहा है, बकेट पॉलिसी दिखेगा, मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी दूसरी जगह पर होता तो ये नहीं दिखता। सेव चेंज करता हूँ, देखो हट गया ना, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको कोई भी पॉलिसी लिखनी है तो मैंने एग्जांपल यहाँ पर भी दिखा दिया है। बाकी चैट जीपीटी और AWS का भी आपको यहाँ पर अमेजॉन क्यू से भी पूछ सकते हो, वो भी आपको हेल्प कर देगा पॉलिसी वगैरह राइट डाउन करने के लिए। और हम लोग एग्जिस्टिंग पॉलिसी से ही चीजें उठाते हैं, समझते हैं, कॉपी करके चेंज कर देते हैं, शुरुआत से कुछ भी नहीं लिखते हैं, ये हम लोगों को भी पता है, ठीक है। बट रिसर्च कल आपको बताए थे, परमिशन में इतना था, बाकी ऑब्जेक्ट ओनरशिप वगैरह आपको ऑलरेडी हमने बता दिया था। एक बार मुझे वो लाइफ साइकिल वाला बता दो दोबारा से, लाइफ साइकिल। हाँ मैं चल रहा हूँ उसी पे अच्छा, चल रहा ओके। हूँ। हाँ, लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन हमने किया ही नहीं था, अभी तो हम करने चल रहे हैं। पहला आ जाता है लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप ना जो भी ऑब्जेक्ट अपलोड होता है, अगर वो स्टैंडर्ड में अपलोड हुआ है और आफ्टर सम टाइम आप उसको डिलीट करना चाहते हो या आर्काइव करना चाहते हो, तो एक लाइफ साइकिल अपने इस ऑब्जेक्ट की सेट कर सकते हो कि आज जो ऑब्जेक्ट अपलोड होगा, आफ्टर 6 मंथ ये इस टीयर डाउन होगा, उस 6 मंथ के बाद एक साल बाद दूसरे टीयर में चला जाएगा, 2 साल बाद तीसरे टीयर में चला जाएगा, चौथे साल बाद डीप आर्काइव हो जाएगा और 10 साल बाद इस कंटेंट को डिलीट कर देगा। मतलब ऐसा एक आपको काम करना है ऑटोमेटिकली। तो आप ये चीजें सेट करके रख सकते हो इसके ऊपर, और लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें बना सकते हो। टीयर डाउन के बाद इसको डिलीट कर सकते हो। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, स्टेट वे में दिया है। आपको क्रिएट करना है, क्रिएट लाइफ साइकिल रूल पे क्लिक करना है, यहाँ पर नेम दे देना है, माई रूल नेम दे दो। सॉरी, अब यहाँ पे लिमिट करना है स्कोप को या अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट करना है। अगर लिमिट करना है तो प्रीफिक्स लगा दो, उतने प्रीफिक्स को वो छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मैं करता हूँ, इसको एक्नॉलेज भी कर लेता हूँ अभी के लिए। अब यहाँ पे रूल एक्शन आपको बताओ, इतने एक्शंस आप कर सकते हो, जैसे ट्रांजिशन करंट वर्जन्स ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लास। 2 तरीके के ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे होंगे। यहाँ पर एक करंट वर्जन होगा जो कि आपको दिखता होगा, एक आपके बहुत सारे वर्जनिंग जो बनी होती है। तो ट्रांजिशंस आप दोनों को अलग अलग करना पड़ता है। अगर ट्रांजिशन करंट ऑब्जेक्ट करना चाहते हो या नॉन करंट वर्जन को करना चाहते हो, दोनों को बता दो। मैं करंट वर्जन को करना चाहता हूं अभी के लिए, या फिर नॉन करंट को करना चाहता हूं तो मैं नॉन करंट को सिलेक्ट करूंगा। तो इसको सिलेक्ट करोगे तो नीचे अपने आप आ जाएगा, इसको एक्नॉलेज कर लो। अब बताओ कितने दिन बाद इसको डाउन करना है, स्टैंडर्ड आईए में लेकर जाना। मैंने बोला कि भाई अगर ये 6 महीने बाद 60 डेज बाद ये क्या हो जाए, स्टैंडर्ड आईए में चला जाए। फिर एड इंटेलिजेंट टियरिंग छोड़ देते हैं, वन जोन आईए छोड़ देते हैं। ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल में मैंने 180 डेज बाद डाल दिया, 6 महीने बाद डाल दिया। ग्लेशियर फॉर्मली ग्लेशियर जिसको बोलते हैं, उसको हमने डाल दिया 1 साल बाद, 365 दिन बाद हमने कर दिया। नहीं तो ये बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस जाएगा या ऑटोमेटिकली चला जाएगा आफ्टर ऑटोमेटिकली आज ऑब्जेक्ट आपने अपलोड कर दिया है तो 60 डेज बाद ये टीयर डाउन कर देगा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस पे। तो इंटेलिजेंट टियरिंग इनेबल करना पड़ेगा आपको।
नहीं, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, क्या कौन सी परफॉर्मेंस? डेटा एक्सेस होने के, मान लीजिए डेटा ये क्या करेगा, देखो अभी क्या करेगा, अगर आपने डेटा अपलोड किया है तो वो किसी भी कंडीशन में, वो रेगुलर यूज हो रहा हो, कैसा यूज हो रहा हो, वो डायरेक्टली 16 दिन बाद उसको टीयर डाउन कर देगा, 730 दिन बाद उसको डीप आर्काइव में डाल देगा। अभी का लाइफ साइकिल ये रूल कहता है। लेकिन अगर आपको बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस डालना है ना, तो उसको इंटेलिजेंट टियरिंग में डालो दूसरी तरीके से। जब इसी में आपको ना एक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन दिया था ना, इंटेलिजेंट टियरिंग कॉन्फ़िगरेशंस, वहां पे आप जाके डाल दो, तो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस डालेगा वो। ओके, ठीक है, इसी तरीके से नॉन करंट वर्जन को कर सकते हो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा सॉरी, एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पहले डिलीट करने से पहले आपको इसको एक्सपायर सेट करना पड़ेगा। फिर एक्सपायर सेट करने के बाद ही आप परमानेंटली डिलीट नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट और डिलीट एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट, डिलीट मार्कर और इनकम्प्लीट मल्टीपार्ट अपलोड। तो यहाँ पे एक्सपायर करंट वर्जन ऑप्शन को यहाँ पर मेंशन करना है, कितने दिन बाद उसको एक्सपायर करना है, नॉन करंट ऑप्शन, एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने कर दिया भाई कि आप 700 दिन बाद डीप आर्काइव कर रखा है, उसके बाद वो 730 दिन तक उसमें डीप आर्काइव में पड़ा रहेगा। हमने बोल दिया कि 1000, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ना, यहाँ पर दे भी रहा है कि द इंटीजर वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 30, क्योंकि जो डेटा डीप आर्काइव में चल गया है, पहले तो गया है ट्रांजिशन चेंज होकर, आप उसको एक्सपायर सेट करोगे, वो भी उसके बाद वाली डेट को किसी सेट कर सकते हो। तो हमने 1000 दिन यहाँ पर डाल दिया। ओके 1000। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं कर दूंगा डिलीट। अब देखो दोनों डिलीट करने का ऑप्शन दे रहा है, परमानेंटली डिलीट नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, करंट वर्जन से नॉन करंट गया है, एंड डिलीट एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट, दोनों। तो यहाँ पर आप आके दे दो, एक बार यहाँ पे बता दो। अच्छा, डेज आफ्टर आप बिकम नॉन करंट, आपको क्या करना है यहाँ पर, परमानेंटली डिलीट नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सपायरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्टेड एक्शन, इंटर ए वैल्यू, डीसिलेक्ट द ऑप्शंस। ठीक है, तो हमने कर दिया कि डेज ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम नॉन करंट, मतलब जो ऑब्जेक्ट नॉन करंट बना हुआ है, ठीक है, वो कितने दिन बाद करना है। तो मैंने इसको भी 1000 डाल दिया कि जो करंट नॉन करंट बन गया है, नंबर ऑफ न्यू वर्जन टू डिलीट हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे मान लीजिए एक किसी ऑब्जेक्ट का 10 वर्जन बना था, मान लीजिए 10 वर्जन उसके बन गए थे, तो क्या किसी वर्जन को आप रिट्रीव भी करना चाहते हो तो उसको दे दो, ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। किसी वर्जन को मान लीजिए शुरुआत के 5 तक मैं चाहता हूँ कि यहाँ कि मैं उसको रिट्रीव करना चाहता हूँ, कैन बी 1 to 100 वर्जन, ऑल अदर नॉन करंट वर्जन विल बी मूव्ड। तो मान लीजिए 100 वर्जन बने थे, मतलब सारे वर्जन, मान लीजिए बहुत ढेर सारे वर्जन बन गए थे, तो शुरुआत में जो भी यहाँ पर वैल्यू डाल दोगे उतनी वर्जन को छोड़ देगा, उसको डिलीट नहीं करेगा, बाकी सब डिलीट कर देगा। बाकी मान लीजिए कोई डेटा जो कि डिलीट हुआ था, इनकम्प्लीट हुआ था, मतलब पूरी तरीके से अपलोड नहीं हुआ है, मतलब पूरी तरीके से अपलोड नहीं हुआ, तो पूरी तरीके से आप उसको यूज भी नहीं कर सकते, उसको डिलीट कर दो। और नंबर ऑफ डेज, मान लीजिए कि आपने वहां पे सेट कर दिया कि भैया जो डेटा इनकम्प्लीट था उसको 10-15 दिन वेट कर लिया, 20 दिन 2 महीने तक वेट कर लिया, उसके बाद डिलीट कर दो। तो यहाँ पर हमने दे दिया 30 डेज तक वेट कर लिया, फिर हमने यहाँ पर कर दिया। तो एक इस तरीके की पॉलिसी हमने बना रखी है, और आप इसको इस तरीके से आप कर सकते हो। तो क्रिएट रूल पे आप क्लिक कर दोगे, ये रूल आपका कर देगा क्रिएट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशंस आप इसमें इस तरीके से कर सकते हो। बट इसमें आपका रूल आया क्यों नहीं? आ गया ना, वो रिफ्रेश। दूसरा है इंपॉर्टेंट रेप्लिकेशन रूल्स। रेप्लिकेशन रूल्स कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम चाहते हैं कि हमारे इस बकेट का जो डेटा है ये किसी दूसरे बकेट में भी कॉपी हो जाए एट द सेम टाइम। या आप समझ लीजिए, या हमें दो चीजों के लिए आप समझो, एक तो होता है कि आपके कस्टमर ऑल ओवर पर ग्लोब पे हैं और उनको लेटेंसी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक जगह पर अपलोड है, ठीक है, उसकी वजह से मान लीजिए यूएस के कस्टमर है, वो इंडिया उनको आके एक्सेस करना पड़ रहा है, तो उनको इतनी डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, जहां से डेटा जनरेट हो रहा है और किसी दूसरे जो रीजन से वहां के कस्टमर के लिए आप वो डेटा उस बकेट में डायरेक्टली भी कॉपी करके पहुंचा सकते हो। पहला तो एक तरीका हो गया, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली उसको परफॉर्मेंस में इंक्रीज कर देगा वहां के कस्टमर के लिए पर्टिकुलर, और आपके डेटा की एक और कॉपी बना देगा। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, AWS में जो डेटा अपलोड हुआ है S3 में, वो एक रीजन में अपलोड होता है, ठीक है, मान लीजिए रीजन सेक्रीफाइस हो गया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है कि भैया
हमने मुंबई में दिया था और कुछ ऐसा डिजास्टर हुआ कि वहाँ के तीनों, मान लीजिए वहाँ पे 3 डेटा सेंटर से, दैट इज वेरी, मतलब बहुत कम इसके चांसेस है, लेकिन है तो चांसेस ना। आप बताओ, चांसेस तो है ना उसके लिए। हम्म। जैसे कि हमारा इसरो का डेटा हो गया, नासा का डेटा हो गया, यहाँ पे पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों डेटा होना चाहिए, तभी तो हम किसी चीज राइट। की, और कोई भी टेक्नोलॉजी जब बनती है तो दोनों फ्यूचर को भी दिमाग में रख के सेट किया जाता है। प्रेजेंट जो रन कर रहा है उसके बेस पे फ्यूचर डिसाइड किया जाता है। पास्ट में हमने क्या हम्म। किया था, क्या इससे रिलेटेड कुछ किया था, उसको भी ध्यान में रखा जाता है, तब कोई एक करेक्ट। प्रोडक्ट अच्छा बन पाता है। तो इसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए पुराना। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि, और कुछ डेटा जब जनरेट होते हैं उनको जनरेट करना इतना आसान नहीं होता है। अब आप जरा सोच के देखो, जब कभी नासा ने मिशन अपना स्टार्ट किया होगा, इसरो ने इंडिया में मिशन स्टार्ट किया होगा, तो वो जो स्पेस से रिलेटेड डेटा जो भी बन रहा होगा उनको कैप्चर करना, कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके फिर सेव करना, ये कोई नॉर्मल काम नहीं है, बहुत ही क्रिटिकल। और जो डेटा बनेगा उनको सेव करना और ज्यादा क्रिटिकल पार्ट हो जाता है। ठीक है, कि उनको सेव करके रखना इन एनी सिचुएशंस, ये भी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसमें ये जब भी कोई डिजास्टर केसेस में कोई आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है तो उसमें ये पॉइंट भी डिस्कस किया जाता है कि मान लीजिए कि हमारा, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक डिजास्टर रिकवरी रीजन है, हम लोग का लंदन वाला जो डेटा होता है वो जाके आयरलैंड में सेव होता है। राइट। यूएस में नॉर्थ वर्जीनिया का डेटा जाके दूसरे ओहायो में सेव होता है। और एक सेंट्रल, मैंने कल आपको बता रहा था, एक सेंट्रलाइज्ड है हमारा, जहाँ पे मतलब कहीं का भी डेटा होगा वहीं पर आके सेव होगा वो, मतलब सारी जगह ओके। बन रहा है, ठीक है, और आके वहीं पर सेव होगा। तो ये ऐसा डिसाइड किया जाता है, मतलब हमने हर एक रीजन में अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया, वहाँ के कस्टमर यूज कर रहे हैं, वहाँ कस्टमर के बेसिस पे वहाँ पर डेटा जनरेट हो रहा है। लेकिन डिजास्टर के लिए हमने एक ऐसा रीजन चूज किया जो कि हर जगह से थोड़ा सा, यूरोप में क्या है, अब यूरोप में जब मैं बनाता हूँ डेटा तो यूएस से भी आ गया, थोड़ा सा नजदीक हो गया, एशिया भी चला गया, वहाँ पे थोड़ा सेंट्रल टाइप में हो गया वो। ठीक है ना, यूरोप जो है कुछ ऐसी जगह पर लोकेटेड है, थोड़ा सेंट्रल हो जाता है वहाँ पर। करेक्ट। तो यूएस भी आ गया, एपैक भी आ गया, ईमिया भी, ईमिया ऑलरेडी उनके पास वहीं पर अवेलेबल था। और यहाँ से उठा के हम जैसे कि साउथ ईस्ट या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, यहाँ से भी हमारा डेटा वहाँ पे आसानी से हमने ले जाके सेव कर दिया। तो ये जो आर्किटेक्चर डिजाइन होता है, ये आपको एप्लीकेशन की क्रिटिकलिटी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, और कितना रिस्क आप ले सकते हो ये भी डिपेंड करता है, आप एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कितना रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। तो इस कंडीशंस के लिए आप मैनेजमेंट में ना अपना बना दोगे कि तो जो डेटा मेरा ऑब्जेक्ट, मतलब मान लीजिए बकेट 1 में हमारा ये AK Labs 101 में बन रहा था, अब मैं एक दूसरा बना देता हूँ, बकेट बना देता हूँ, AK Labs 102 नेम रख देता हूँ उसका। पहली बात तो मैं यहाँ से रीजन चेंज करता हूँ, उसे दूसरे रीजन में बना देता हूँ। अभी के लिए मैं बना देता हूँ उसको सिंगापुर में। अब यहाँ पे बकेट जो बनेगा वो सिंगापुर में बनेगा। तो यहाँ पर हमने दे दिया है AK Labs 102 हमने दे दिया, एंड फिर इसका आ गया आपको क्रिएट कर दो, और कुछ नहीं करना। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा AK Labs 101 का डेटा हो वो AK Labs 102 में चला जाए। अच्छा, ये बकेट कोई जरूरी नहीं है कि इसी अकाउंट में होनी चाहिए, ये दूसरी वाली बकेट किसी दूसरे अकाउंट में भी होगी तब भी डेटा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डेटा ट्रांसफर करेगा वन लोकेशन टू वन बकेट टू अनदर बकेट, इसमें जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये डेडिकेटेड प्राइवेट नेटवर्क को यूज करेगा, मतलब पब्लिकली ट्रांसफर नहीं होगा डेटा। ओके ओके, जो इसकी लाइंस है वहां से होगा ना, हाँ हाँ, डेडिकेटेड उसी के लाइंस थ्रू, जो हाँ, फास्ट भी जाएगा, सिक्योर भी रहेगा। तो चलते हैं क्रिएट करके देखते हैं लाइफ साइकिल रूल एक, और यहाँ पर हम आ गए AK Labs 101 पे, एंड मैं मैनेजमेंट पे चला गया। मैनेजमेंट पे आने के बाद फिर हमने क्या किया, रेप्लिकेशन रूल कॉन्फ़िगर कर दिया, और यहाँ पे माई रूल कर दिया, यहाँ पर भी नेम वही दे दिया, बाकी आप जो भी नेम देना चाहो। अब यहाँ पे स्टेटस में इनेबल करूंगा, इसको डिसेबल भी कर सकते हो बना के, बाद में इनेबल करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। सोर्स बकेट बता कि भैया सोर्स बकेट आपका है AK Labs 101, जो कि सोर्स रीजन US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया में है। अब ये बोल रहा है कि क्या लिमिट करना है, तो यहाँ पर भी प्रीफिक्स लगा सकते हो, या फिर अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट कर सकते हो। तो मैं अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट कर दिया कि सारे ऑब्जेक्ट को ही हमने मूव करना है।
ठीक है। डेस्टिनेशन पे आ जाओ। डेस्टिनेशन पे जब आप आ जाओगे तो आपको बोल रहा है कि भाई क्या ये बकेट इसी अकाउंट में है। अगर इसी अकाउंट में है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करो, बकेट चूज कर लो यहाँ से, जो भी बकेट है। अगर ये दूसरे अकाउंट में होता तो दूसरे अकाउंट का यहाँ पर अकाउंट आईडी डालनी पड़ती, यहाँ से कॉपी मिलके दूसरे ओके अकाउंट ओके। जाएगी, यहाँ पर एड ऑन करोगे और यहाँ फिर बकेट का नेम देना पड़ता है दोनों की। मेरे केस में ये है इसी रीजन में, मतलब इसी बकेट में, इसी अकाउंट में। तो ब्राउज कर लो और AK Labs 102 जब इसको चूज करोगे तो ये वेरीफाई करेगा इसकी वर्जनिंग इनेबल है कि नहीं। ये वेरीफाई करेगा तो ये बोलेगा भैया इसकी वर्जनिंग इनेबल नहीं है, और अगर वर्जनिंग इनेबल नहीं है तो रेप्लिकेशन सेट नहीं किया जा सकता। तो आप वर्जनिंग इनेबल करना चाहते हो तो हम बोल देंगे हाँ वर्जनिंग इनेबल कर दो, ये इसकी वर्जनिंग को इनेबल कर दिया। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा मैं इसको भी बताता हूँ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए डेटा कॉपी होके वहां से आया इस बकेट में, लेकिन पॉसिबिलिटी है उसी नेम का डेटा इस बकेट में पड़ा भी हो सकता है। ओके ओके। तो वो डेटा लॉस कर देता है, इसीलिए वर्जनिंग को मैंडेटरी कर दिया यहाँ पर कि ठीक है डेटा वहां से कॉपी आया उसको भी हम सेव करेंगे, अगर इसमें डेटा पड़ा रहेगा तो हम ओवरराइट कर देंगे ताकि सिंगल डेटा भी लॉस ना हो आपका। ठीक है। क्लियर है। तो ये इनेबल कर दिया। ये कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन, ये जो छोटी छोटी चीजें बताता हूँ ना, इंटरव्यू यहीं पर रहता है, ध्यान रखना। यहाँ पर अच्छा। लोगों को ध्यान जाता नहीं, बड़ी बड़ी चीजें लोग पढ़ते हैं समझते हैं, कुछ ऐसी चीजें सामने से गुजरी रहती है, दिखती नहीं है, लेकिन बहुत छोटी होती हैं, और इंटरव्यूअर ऐसी चीजों को कोशिश करता है। हमारे जैसे इंटरव्यू लेने वाले होते हैं तो इन सारी चीजों पर हम ज्यादा फोकस्ड करते हैं। हम डायरेक्टली स्टेट, वैसे भी कोई भी इंटरव्यूअर स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बहुत कम पूछता है करेक्ट कि करेक्ट, ये क्या सिनेरियो होता बेस्ड। है। तो कुछ हाँ सिनेरियो दे देगा, या फिर कुछ ऐसा देगा कि आप देखिए आपके सामने से गुजरा हो और आपने उसको ध्यान ना दिया हो, तो ध्यान देने वाली चीज है। राइट। तो ये सारी चीजें ध्यान देने वाली चीजें हैं। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको मिलती हैं। फिर डेस्टिनेशंस में देखोगे तो ये आपको दिख जाएगा। अच्छा ये भी अब हो गया, क्योंकि दो डिफरेंट बकेट है तो इसमें क्या होगा, इस बकेट से उस बकेट में डेटा जा रहा, परमिशन भी मिलना चाहिए हमको, ठीक है ना भाई। दोनों बकेट इंडिपेंडेंट है, जितने भी बकेट बनते हैं वो इंडिपेंडेंट है, कोई भी डेटा इस बकेट से उस बकेट में नहीं जाता है जब तक आप परमिशन नहीं देते। तो यहाँ पर परमिशन देने के लिए रोल क्रिएट करेगा ये। तो अभी तो हम यहाँ पर सिर्फ मेंशन कर दो क्रिएट न्यू रोल। मैं जब IAM रोल आपको पढ़ाऊंगा तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप ठीक है। क्रिएट न्यू रोल पे इसको रहने दो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका डेटा ये इनक्रिप्टेड था तो आपको ये की भी शेयर करनी पड़ती है और उसको इनक्रिप्ट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर है नहीं। अगर आप चाहो तो आप डेस्टिनेशन स्टोरेज क्लास को सेव कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो। यहाँ पर स्टैंडर्ड में था, हमने वहां पर आर्काइव में सेव कर लिया, ऐसा भी कर अच्छा सकते हो। अच्छा। तो यहाँ पर आप चेंज कर दोगे ना तो यहाँ पर ऑप्शंस दिख जाएंगे, जिसमें भी लेकर जाना चाहते हो तो आप ले जा सकते हो। लेकिन मैं जो फॉर्मेट जा रहा है उसी फॉर्मेट में जाने देंगे। बाकी एडिशनल रेप्लिकेशन ऑप्शन में आप रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल भी कर सकते हो, रेप्लिकेशन मैट्रिक्स यहाँ पर यह डिलीट मार्कर रेप्लिकेशन, रेप्लिका मॉडिफिकेशन सिंक, तो ये सारी चीजें आपको डिटेलिंग है, यहाँ पर आप पढ़ लेंगे तो मिल जाएगा। बट ठीक है, हम अभी यहाँ पर ऐसा कुछ अप्लाई करने नहीं जा रहे हैं और इसको हमने कर दिया सेव। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तो मैं बोलूंगा नहीं, नो रेप्लिकेट मत करो, जो एग्जिस्टिंग है अभी से जो डेटा बनेगा उसको रेप्लिकेट करो। बाकी आप बैच जॉब जो डेटा है उसको भी आप रेप्लिकेट कर सकते हो, बट अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वो डेटा रेप्लिकेट होगा जो कि हम अपलोड करेंगे। तो मैं छोटी सी फाइल अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर 2 KB की, और इसको चेक कर लेते हैं कि होगा कि नहीं। तो ये हमने कर दिया है, बकेट्स पे चले जाते हैं। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में टाइम लगेगा, तुरंत ही नहीं जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी, तो जस्ट वेट, आप कोई इसमें जल्दबाजी ना करो और थोड़ा सा वेट कर लो। अच्छा। मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर एक और आपको मिलता है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सेटिंग, इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशंस, इसके बारे में समझते हैं, तब तक ये आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो जो बकेट AK Labs 101 बनाया है इसके अंदर अब देखो इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, और मैं जस्ट आपसे पूछता हूँ कि मुझे एक रिपोर्ट्स बना के दो आप। जस्ट आप सपोज कर लीजिए मैं एक टास्क आपको असाइन कर रहा हूँ कि इसमें इस बकेट का नेम, इसका टाइप, लास्ट मॉडिफिकेशन क्या है, साइज क्या है, स्टोरेज क्लास क्या है, ऐसे और भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक एक्सेल फॉर्मेट में ये इंफॉर्मेशन वीकली दे दिया करो, ठीक है। ओके। तो क्या लगता है आपको ये आसान काम है? नहीं। पहली बात तो मैनुअल करना, अगर मान लीजिए इसमें लाखों ऑब्जेक्ट होंगे तो मैनुअल करना पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। जैसे होता नहीं था, आपने वो एक मीम्स देखे होंगे जो बोलता है कि
कि मेरी फर्स्ट डे जॉब थी, मैं गया था और मेरे को किसी ने बोला कि ये डेटा ऐड ऑन करना है। सो मुझे एक लिस्ट मिल गया डेटा का और मैं एक एक करके इंटर करता रहा था। तो फिर वो मतलब पूरा दिन मैं इंटर किया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मतलब ठीक है ना, उठा मतलब क्या नहीं कुछ करने के लिए फ्रस्ट्रेटेड हो गया। फिर टीम लीडर आके पूछता है क्या भाई डेटा ऐड हो गया, तो मैं उसके ऊपर भी गुस्सा हो गया, ये फालतू का काम पकड़ा रखा है आपने मुझे। तो कह रहा भाई तू कैसे अपलोड कर रहा है, तो बताया कि मैं 1 by 1 अपलोड कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि अच्छा तू 1 by 1 क्यों अपलोड कर रहा है, ये तो एक सिंगल क्लिक में हो जाएगा। तो उसने बस एक क्या किया, वो होता नहीं एसक्यूएल की क्वेरी, एक सिलेक्ट ऑल अपलोड ऑल करके लगाया और एक इंटर में अपलोड कर दिया। तो कह रहा तुझे ये नहीं पता था कि इस तरीके से अपलोड करना है? बोला कि इसको किसी ने बताया नहीं। फिर बोलता है तुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं पता? कह रहा फिर इसको भी किसी ने नहीं बताया। तो ठीक है ना, तो ये वाली कंडीशंस हो जाती है कि आपको अगर सही चीजें नहीं पता है तो आप, वो मुश्किल से 2 मिनट का काम था, वो पूरा दिन फ्रस्ट्रेटेड रह गया उसमें। अगर उसको सही टाइम पे किसी ने बता दिया होता तो 2 मिनट का काम था और 2 मिनट में वो डेटा अपलोड हो जाता सारा का सारा, और सही जगह पे और एकदम एक्यूरेट अपलोड हो जाता है। तो ये रिपोर्टिंग्स आपको देनी है और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं, इस मैनेजमेंट पे चले जाओ, आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पे क्रिएट इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन कर दो और यहाँ पे नेम दे दो माई इन्वेंट्री। अब यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, स्कोप लगाना है, प्रीफिक्स लगाना है, लगा सकते हो, नहीं तो फिर दोनों आपको यूज करना है कि करंट वर्जन्स का चाहिए, मुझे इंक्लूड ऑल वर्जन्स चाहिए। रिपोर्ट्स का डिटेल्स कहाँ सेव करना चाहते हो, दिस अकाउंट में या फिर किसी और दूसरे अकाउंट में? मैंने बोला कि भाई इसकी रिपोर्ट्स को आप ना AK लैब्स, अब ध्यान रहे ये हमेशा किसी दूसरे में ले जाके सेव नहीं करेगा, उसी रीजन के बकेट में ले जाएगा, ये भी ध्यान रहे आपको। ये मतलब इसलिए लेकर जा रहा ना कि कभी कभी ये कॉम्प्लायंस इश्यूज आ जाते हैं, ऑडिट इश्यूज आते हैं कि मेरा डेटा वहां पे कैसे पहुंच गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ध्यान रहे आप। हाँ, दूसरे बकेट के लिए भी परमिशन आपको देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है परमिशन नहीं देनी पड़ेगी। तो मैं बोला कि भाई आप इसी में क्या करो, इसी में ले लो 1022, एक बकेट था, हमने चूज पाथ कर लिया, इसमें आप ना उसको अपलोड कर दो। अब एक परमिशन सेट कर देगा इसमें इन्वेंट्री के लिए, क्योंकि उसको चाहिए परमिशन, तभी वो उसको उस डेटा को पुट करने देगा इसके ऊपर। करेक्ट। ये दिया ना, रिसोर्स दिया इस पे, ये इस पे इसे अप्लाई कर देगा, ये बकेट का सोर्स अकाउंट का ये ले लिया पूरा, ठीक है ना। तो ये ले लिया। अब फ्रीक्वेंसी आप बता दो, डेली चाहिए वीकली चाहिए, तो मैं बोला कि मुझे वीकली दे दो। फॉर्मेट बता दो, CSV चाहिए, अपाचे ORC या अपाचे रिक्वेस्ट चाहिए, मुझे CSV फॉर्मेट चाहिए। स्टेटस इनेबल कर दो। अब बोलेगा इन्वेंट्री रिपोर्ट इनक्रिप्ट करना है आपको, डोंट स्पेसिफाई इंक्रिप्शन के, इनक्रिप्ट करना है तो स्पेसिफाई इनक्रिप्ट की कर दो आप। अब बताओ आपको डिटेल्स क्या क्या चाहिए, साइज, लास्ट मॉडिफाइड, मल्टी पार्ट अपलोड, एप्लीकेशन, इनक्रिप्शन, बकेट, जो भी आपको चाहिए सब सिलेक्ट कर लो, सब सिलेक्ट कर लो और क्रिएट कर दो। अब क्या करेगा, वीकली एक रिपोर्ट आपके डेस्टिनेशन में इस लोकेशंस पे जाके अपना वो अपना डे और डे टाइम के हिसाब से एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेगा, उसे में पर वीकली रिपोर्ट आपका ले जाके वो सेव कर देगा। आप डाउनलोड कर लोगे, आप उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यस। कोई डाउट यहाँ तक? तो एक बार आपके पास अगर कोई सैंपल रिपोर्ट है, एक बार मुझे दिखाएंगे क्या है वो? अभी तो देख लेता हूँ पुराने वाली बकेट में किसी में पड़ा हो तो ठीक है, क्योंकि मैं चीजें डिलीट कर देता हूँ ना, रेप्लिकेशंस में आ गया। माई इन्वेंट्री ये आ गया, देखो। अच्छा, कोई ओपन कीजिए एक बार, देखते हैं क्या है। तो 12 इसको ओपन करता हूँ, ये डिटेल्स दे रहा है, डेटा इसमें देगा, वो कुछ और बनाता है अपना यूज करने के लिए, डेटा यहाँ पर देगा। ये आ गया ना CSV। अब इसको कर लो डाउनलोड। डाउनलोड तो हो जाना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ, डायरेक्टली डाउनलोड होना चाहिए। एक्सेस डिनाइड देगा, क्योंकि वो पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको पब्लिक करना पड़ेगा, पब्लिक नहीं है ना। ओके, लेकिन डाउनलोड तो आप बकेट में जाके ही कर रहे हो ना, तो ना कुछ भी नहीं अगर होगा आप अगर यहाँ से बकेट, डायरेक्ट डाउनलोड करो तो, URL से ना करो तो? ना हाँ देखता हूँ, मुझे नहीं लगता वो यहाँ से देगा तो हो अगर। जाएगा।
हाँ यहाँ से हो गया हो गया हो गया। वो तो पब्लिक आप ब्राउजर पे एक्सेस कर रहे थे। हाँ, ये आ गया डेटा आपका। पाथ दे रहा है, बकेट नेम दे रहा है, इंक्रिप्शन सारा डिटेल दे रहा है। क्लियर है? मतलब इस डेटा का क्या यूज है वो वो है, समझना यूज है। चाहिए। अब मुझे फिल्टर लगाना है, मुझे पता करना है कि भाई हमारे डेटा में मतलब क्या क्या आया, क्या क्या जल्दी मॉडिफाई हुआ, कितना अपलोड हुआ, इस डायरेक्टरी में गया, डेटा हमारा इनक्रिप्टेड है कि नहीं। देखो ये क्या है, ये दिया गया है, ये कोई की, ये कुछ नेम दे रहा है एग्जैक्टली, ये मुझे नहीं, कुछ तो दे रहा है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बाकी ये ऑप्शन दे रहा है आपको ट्रू 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 फॉल्स में कुछ तो है, मतलब अब देखना पड़ेगा पूरा ओपन करके। अच्छा ये AKLS में 404 जो HTML है उसका लाइसेंस, ये मुझे जहां तक लग रहा है ना, ये क्या है, उस फोल्डर में जितनी फाइल्स थी उसकी इन्वेंट्री वही आपको वही दे रहा है कि ये हाँ वही ऑब्जेक्ट्स हैं। उसी की इन्वेंट्री तो मैं बता रहा हूँ, दे रहा है उसी की इन्वेंट्री दे रहा हाँ, है, यूज ओके, होता है उनका ऐसा नहीं। साइज दे रहा है एंड ऑल एवरीथिंग। ओके। एवरीथिंग नहीं, आप बोल रहे थे स्टोरेज क्लास कौन सी है, वो सब आएगा तो हाँ वो। ये दे रहा है ना स्टैंडर्ड, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। सब देगा सब देगा हम्म। एग्जैक्टली। यहाँ पर ये हो सकता है मेरे पे ये ओपन नहीं सही से हो रहा क्योंकि CSV फॉर्मेट है, और मेरा मतलब हो सकता है आपके टाइम पे उसको एक दूसरे बार टाइप से। नोटपैड में खोलिए, राइट क्लिक करके ना, ओपन इन नोटपैड, तो शायद वो उसमें दिखा दे, कॉमा सेपरेटेड दिखाएगा, बट हमें हेडिंग पता लग जाएगी। ओपन विद ऊपर ऊपर, सेकंड ओपन ऑप्शन। विथ टेक्स्ट एडिट में ओपन किया जा सकता है। हाँ, टेक्स्ट एडिट में कर दो। नहीं दिखाएगा टेक्स्ट एडिट में, कुछ भी नहीं दिखा दिखा रहा रहा। है लेकिन अब इतना कौन समझे। इसके इसके हेडर्स बेसिकली मैं देखना चाह रहा था कि जो रो हेडर्स होते हैं, अब वो नहीं दिखा दिखाएगा, वो रहा। आप ओपन करोगे ना तो वो CSV आप अपने मोबाइल और लैपटॉप में ओपन करोगे विंडोज वाले में, तो मुझे लगता है सही फॉर्मेट में दिखाएगा। नहीं, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है? नहीं इसमें नहीं होगा, हाँ ठीक है, फिर तो ये नहीं सीट दिखाएगा। यूज करता है, ये सीट यूज करता है ना इसीलिए। नंबर्स यूज करता है ना। हम्म, ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अच्छा एक चीज हम्म मैं ना, मुझे क्या करना है, इसको डिलीट भी करना था, सही आपने याद दिलाया, ये मैंने 102 बताया था। अच्छा ये वाला नहीं 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 1022 पे बनाया था। तो ये जैसे रेप्लिकेशन कर रहा है तो इसकी भी कॉस्ट होगी, हम्म, इसीलिए राइट? तो मैं जा रहा हूँ इसको डिलीट करने के लिए। ओके ओके। अभी तो फ्री टियर का अकाउंट है तो हो जाता है। अभी देखो इसमें कुछ तो मतलब कहीं पर कोई पॉलिसी लगा दिया है जो ये दिखा हम्म नहीं रहा मुझे कुछ भी। बट कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा ना, इसको डिलीट ही कर दूंगा, सब हो जाएगा, मामला खत्म। इसको जाऊंगा एम्प्टी बकेट कर दूंगा। अच्छा ये बकेट एम्प्टी होगा भी नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सेटिंग की है। कोई पॉलिसी लगा अ, रखी है आपने? हाँ पॉलिसी है इस पे। अब मैं देखता हूँ, परमिशन पे आता हूँ, यहाँ पर बकेट पॉलिसी ये वाली है ना, इसको डिलीट कर। हम्म अब ये क्या होगा, अब ये बकेट क्या होगा, इसको कर दूंगा एम्प्टी। एग्जिट कर दिया हमने, ठीक है। जब तक आप बकेट को वो नहीं करोगे, इम्पटी नहीं करोगे, बकेट आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, ये भी बात ओके है। ओके। कोई इन्वेंट्री नहीं जाएगी उसमें। मैं इसको भी इम्पटी कर दूंगा। अच्छा, जो आपने स्टैटिक वेबसाइट बनाई है उसका जो यूआरएल था, अभी तो उसमें पूरा बकेट का पाथ आ रहा था, राइट? लेट्स से इसे हम्म, मुझे मैप करना है किसी और डोमेन नेम के साथ, तो वो कहाँ से होगा? वो पहले आप मुझे जहाँ पे डोमेन डोमेन खरीदना पे रहते पड़ेगा। हैं वो,
हाँ डोमेन परचेज करके वहाँ पे उसके एंड पॉइंट से मैप करना पड़ेगा CNAME रिकॉर्ड से। वो मैपिंग कहाँ पे होती है? DNS जब परचेज किए रहेंगे तो वहाँ पे रहता है। अच्छा, वहां पे रहेगा। ओके ओके। उसके लिए पहले फ्री में यूज हो जाता था, लेकिन अब सब बंद हो गए। लोग उसी का यूज हम्म। करके तमाम डोमेन रजिस्टर्ड कर लेते थे, सब बंद हो गया। अच्छा। मुझे नहीं लगता कोई फ्री का कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, फिर से किसी ने कुछ दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता अब कहीं पर मिलता है कोई फ्री का। अच्छा, एक मैं क्लाउड सर्च कर रहा था, मल्टीपल क्लाउड होस्टिंग वेबसाइट्स आ रही थी, तो इसमें एक होस्टिंगर भी है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वेबसाइट आपको होस्ट करना है खुद का? हाँ मतलब अगर करना हो तो वो ज्यादा बेटर है या होस्टिंग AWS में S3 स्टैटिक है तो S3 ज्यादा बेटर है। 1 साल तक ज्यादा बिना किसी बेटर है? पैसे साइट रन कर जाती है। ठीक है। और इसमें हम SSL सर्टिफिकेट लगा सकते हैं कुछ? बिल्कुल। मे बी सेल्फ साइन लगाना हो तो कहाँ पे लगेगा वो? मतलब S3 में ऑप्शन है कहीं पे? S3 पे ऑप्शन इस पे हाँ मतलब नहीं अगर नहीं, इधर इस मुझे पे तो अपना S3 सर्टिफिकेट पे कुछ लगाना नहीं, है। वो सर्टिफिकेट आपको नहीं, इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखोगे ना इसका जो URL मिलता है, आप देखोगे तो ये हम्म। ऑलरेडी नॉट सिक्योर। अच्छा, ये नॉट सिक्योर दिखाता है, देखना पड़ेगा। लग जाता है, इस पे भी लगेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं लगता है। वो SSL सर्टिफिकेट इसमें आता है परचेज करने के लिए। यहाँ अच्छा। पर इसकी सर्विसेज है, क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट से रिलेटेड सर्टिफिकेट मैनेजर, यहाँ से आप परचेज ओके। कर सकते हो। परचेज हम्म। कर सकते हो, परचेज करना पड़ता है नहीं, उसमें वो हम लोग। परचेज तो कर लिया, लेकिन आप लगाएंगे कहाँ पे? मतलब वो ऑप्शन कहाँ है? वो ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देता है जब आप मैं जस्ट 101 पे आता हूँ, यहाँ पर मिलनी चाहिए कुछ चीजें। प्रॉपर्टीज में आओ हम्म। एंड फिर स्टैटिक वेबसाइट एडिट करो। यहीं पे कुछ लिखना पड़ेगा, पॉलिसी लिखनी पड़ेगी रिडायरेक्ट के टाइम पे। पॉलिसी? नहीं, पॉलिसी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको रिडायरेक्ट अपलोड करने नहीं के लिए, करना होगा ना। रिडायरेक्ट करने के लिए एक्चुअली देखिए, यहाँ पर जब आप इसको करते हो इनेबल, मैं बताता हूँ। मैं कर दिया इसको index.html यहाँ पर लिख दिया और इसको कर दिया इनेबल, सेव चेंज कर दिया। हम्म। आप इसका URL देखिए, ये HTTP मिल रहा है, ठीक है। हाँ। कहाँ पर, यहाँ पर तो डायरेक्टली लगाने का ऑप्शंस नहीं आता इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है इसके ऊपर लगाने के लिए। बाकी अगर ऑब्जेक्ट में देखता हूँ, तो अगर मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट जस्ट मैं चल रहा हूँ about.html वाले पेज पे, तो ये सिक्योर होते हैं। इसको देखो, ये सिक्योर हैं, ये नॉट सिक्योर नहीं दिखाते हैं। वेबसाइट इनसिक्योर दिखाता है, ये मैंने भी नोटिस किया है। लेकिन जब इसको आप ना जब आप डोमेन परचेज करते हो, तो एक SSL सर्टिफिकेट आपके डोमेन पे डायरेक्टली लग जाता है, ठीक है ना। तो उसकी उससे सिक्योर कर लेते हैं लोग, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, इस पे डायरेक्टली लगने का ऑप्शंस नहीं आता है। यहाँ नहीं, पे आप लेकिन डायरेक्टली, वो मैपिंग, लेट्स से वो मैपिंग हो गई URL की, बट वो सर्टिफिकेट हमें AWS पे भी तो होना चाहिए ना। नहीं नहीं, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है सर्टिफिकेट। अच्छा हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ ऐसा नहीं, देखो लोड, ये जो आप जो बातें कर रहे हैं, लोड बैलेंसर सर्वर पे होता है, सर्टिफिकेट मैनेजर का ऑप्शन आता है, लोड बैलेंसर में SSL सर्टिफिकेट चूज करने का ऑप्शन आता है। लेकिन S3 के लिए ऐसा कुछ ऐसा कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तक कि जब मैं आप सर्टिफिकेट मैनेजर पे चलता हूँ, सर्टिफिकेट मैनेजर पे चलता हूँ मैं, लेट्स सी कि वहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शंस दे रहे हो ये, मेरे क्योंकि ख्याल से होगा यहाँ पे। रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट आप करोगे तो हाँ, यहाँ वो पर तो आप उसमें देखो, CSR वगैरह डालना पड़ेगा। रिक्वेस्ट करोगे तो आपको देखना पड़ेगा, DNS वैलिडेशन कराना पड़ता है, फिर आपको कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है ये। अच्छा, इंपोर्ट के टाइम पे इंपोर्ट नहीं, यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए जो CSR फाइल वगैरह आती है ना, ये तो डालना ही पड़ता है, ये बात अलग हो गई। लेकिन यहाँ पर जब मैं देखो, मैं वही चेक करने गया था कि S3 में वो अगर मान लीजिए जो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग है, तो वो S3 में कहीं पर SSL सर्टिफिकेट का ऑप्शन दे रहा है कि नहीं, जो कि नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पर यही चेक कर रहा था, जब मैं यहाँ पर आया था ना, तो यहाँ पर यही चेक कर रहा था कि इसमें कोई ऑप्शन है, कोई ऐसा ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, ध्यान से देखो, कुछ भी ऐसा नहीं दे रहा। वही मैं बोला आपसे। बाकी आपका सर्टिफिकेट कहीं पर है, अगर AWS के साइट पे लाके, जैसे कि सर्वर की बात करोगे, तो सर्वर पे करना पड़ता है, एक सर्वर के अंदर करोगे, फिर इस पे अगर मान लीजिए यहाँ से अगर लोड बैलेंसर के थ्रू किए हो, तो लोड बैलेंसर पे वो सर्टिफिकेट हम लोगों को लगाना पड़ता है। ओके ओके।
और जो सर्टिफिकेट हम परचेज करते हैं ना, वो परचेज करके कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए एक सिंगल सर्वर है, EC2 सर्वर है, IP से एक्सेस हो रहा है, तो सर्वर अगर आपको उसको सिक्योर करना है तो सर्वर पे उस IP से मतलब नहीं है, वो डायरेक्टली उसी सर्वर में जाके SSL सर्टिफिकेट उसका सिक्योरिटी इंपोर्ट किया, कोई सर्वर पे नहीं लगेगा, वो सर्वर के अंदर लगेगा, AWS से कोई मतलब नहीं है। हाँ एक DNS है xyz.com, वो एक IP एड्रेस है, उसको उसके साथ मैप है, ए रिकॉर्ड के साथ मैप है, उसका IP एड्रेस है 8.7.5.6, सपोज कर लीजिए वो IP एड्रेस है। तो अगर आप उस IP को हिट करते हो तो इनसिक्योर बताता है, और xyz.com को हिट करते हो तब भी इनसिक्योर बता रहा है। तो आप क्या करोगे, आप एक सर्टिफिकेट परचेज करोगे। सर्टिफिकेट को कहाँ करोगे, इंपोर्ट, मतलब सर्टिफिकेट को जाके इंस्टॉल करोगे सर्वर के अंदर, सर्वर को लॉगिन करोगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, उसके इंस्टॉलेशन कमांड आती है, उसको इंस्टॉल कर दोगे। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तब आप चाहे IP को हिट करो चाहे DNS को हिट करोगे, दोनों केसेस में वो आपको क्या मिलता है, सिक्योर मिलता है। रही बात यहाँ पर, अब मैं बात करता हूँ S3 पर। अब जब आप SSL सर्टिफिकेट परचेज करने जाओगे तो उसको बताओगे कि मुझे सर्वर पे नहीं लगाना है इसको, मुझे एक S3 एंड पॉइंट उसको बेसिकली बताओगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो सर्टिफिकेट आपके लिए एक्सपोर्ट करेगा। हाँ, तो वो तो मैं अपने DNS का एंड पॉइंट दूंगा ना। हाँ, वो DNS नहीं, इसका एंड पॉइंट ये दोगे, ये दोगे इसको, इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा ना, इस URL को वो सिक्योर करेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे एक्सपोर्ट हो जाएगा, इस पे लाने की जरूरत नहीं। नहीं, तो लेट्स देखना से पड़ेगा मैंने अभी कौन अपनी सा है। मैपिंग नहीं की है इस URL से अपने DNS, जो मैंने डोमेन खरीदा है, बट SSL सर्टिफिकेट तो डोमेन पे एप्लीकेबल होगा ना। मैपिंग अगर मुझे बाद में करनी है तो नहीं, जो SSL सर्टिफिकेट होता है डोमेन, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ डोमेन पे ही एप्लीकेबल हो, सर्वर पे भी एप्लीकेबल होता है वो। आप SSL सर्टिफिकेट वो लगाते कहाँ पहले मुझे? हाँ, वो तो आप सर्वर पे ही डालते हो, बट अभी हम सर्टिफिकेट मैनेजर में जाके इंपोर्ट सर्टिफिकेट कर रहे थे, ठीक है, तो वो वो इंपोर्ट इंपोर्ट सर्टिफिकेट करके ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि वो लोड बैलेंसर जब बनाते हो यहाँ पर, तो क्या होता है ना, एक लोड बैलेंसर के URL के नीचे 4-5 IP रहती हैं। अब वो IP तो सिक्योर, आपने जाके उनपे अपना SSL सर्टिफिकेट तो लगा दिया और एड्रेस भी सिक्योर हो गया है, लेकिन वो पर्टिकुलर URL नहीं सिक्योर हुआ है, तो वो SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ता है, मैप करके यहाँ पे लगाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं है, बट मैं थोड़ा सा इस पे और R&D एक ये करके मैं थोड़ा सा Amazon क्लाउड फ्रंट क्या है, मैं अभी गूगल कर रहा था, तो उसने बोला क्लाउड फ्रंट हाँ में बिल्कुल सही, जाके आप कर उसका सकते हो। उसका यूज करोगे तो आप लगा सकते हो, उस पे आता है SSL सर्टिफिकेट लगाने का। अच्छा लेकिन अब कॉस्टिंग आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, आप S3 की कॉस्ट दो, क्लाउड फ्रंट की कॉस्ट दो, मतलब कॉस्टिंग बढ़ गई आपकी, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना। तो आपको ठीक है ठीक है। और अच्छा, SSL सर्टिफिकेट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर उनको सिर्फ एंड पॉइंट सिक्योर कराना है तो आप उनसे बताओ कि मुझे ये मेरा एक एंड पॉइंट है जो कि सर्वर नहीं है, हमारा होस्टिंग यहाँ पर है, तो आपकी URL को सिक्योर कर देते हैं, लेकिन वो आपके DNS लेवल पे करेंगे सिक्योर, समझे, उसको वो फिर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो DNS को सिक्योर कर देंगे आपके। ऐसा भी सर्टिफिकेट आते हैं, उनको अच्छा, बताना लेट्स से पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट की S3 में, ठीक है, अभी मैं कोई SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा रहा, तो इसको कोई हैक कर सकता है? अच्छा, इसके लिए आपको कंटेंट तो वो पब्लिकली अवेलेबल रहेगा, बट यहाँ पर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, ये पॉलिसीज बना लो, पॉलिसीज पे जितना आप ग्रेनुलर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहो लगा लो, जैसे कि उसमें ये मेंशन कर दो कि इंक्रिप्शंस या फिर ऐसा कोई बस URL से ही एक्सेस हो, मतलब उसका ये जो जाने का तरीका हो कि पहले इस पे क्लिक करके ही वहां पर जाके एक्सेस हो, तो ऐसे बहुत सारे आप लगा सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। अच्छा लेकिन अच्छा। ध्यान रखो, अगर वो इनसिक्योर यहाँ पे दिखा रहा है तो ये मान लीजिए कोई कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है जो सिक्योर के लिए जरूरी होना चाहिए, तो ये मत सोचना है सिक्योर हो जाएगी। वो एक तरीका हुआ कि आपने दिख तो रहा है बाहर नॉट सिक्योर, लेकिन हम अंदर सिक्योर है, ये बात अलग हो गई कि आप बस उसको ऐसे ऐसे कर दिया आपने। लेकिन अगर कॉम्प्लियंस वगैरह में देखोगे तो नॉट सिक्योर हमेशा दिखेगा आपको, ये राइट ध्यान राइट। रखना। वो उसमें ये एक देखना एरर पड़ेगा, पॉपअप भी AWS आता भी है ना। देता होगा। मैं थोड़ा सा, मुझे आज का टाइम तो मैं थोड़ा सा इसको देख के और आपको ना थोड़ा सा मैं कल बताता हूँ इसको। अभी तक ठीक ये है ठीक किसी है। ने क्वेश्चंस पुटअप नहीं किए थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो सर्टिफिकेट वगैरह मैनेज होते हैं ना, वो जहाँ पर एंड पॉइंट पे मैनेज होते हैं तो करना ही नहीं होता कुछ, वो अपने आप वो रिन्यू करते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता। हम लोग यहाँ से अच्छा। उनको इसी तरीके का ही URL देते हैं मैप करने के लिए, हम्म। ठीक है। लोड ओके ओके। बैलेंसर में हम लोगों को मिलता है, हम लोग मैप करते हैं, लोड बैलेंसर पे हम्म। इंपोर्ट करते हैं, उनकी डिटेल्स आती है, वो हमको फाइल शेयर करते हैं, हम इंपोर्ट करके और उसको लोड बैलेंसर पे अटैच करते हैं।
तो वो अलग केस है, वो तो समझ गया। क्लाउड फ्रंट हम्म, पे भी करते हैं, क्लाउड फ्रंट पे भी ओके आता है ओके, ऑप्शन, वहां पर भी करते हैं। लेकिन अब बट हाँ क्लाउड उसके फ्रंट की चार्जेस कॉस्ट आ अलग गई, होंगे। कॉस्ट बढ़ गई उसके लिए, अब गए वहां पर तो राइट आप, राइट राइट, है ना। तो इससे ठीक सही है। कि आप ना उससे अच्छा है कि आप ना एक छोटा सा सर्वर बना लो, उस पे ही रन कर दो साइट को, राइट, तो आपके लिए सही है। चलो सर, ठीक है। मिलते हैं। कल क्लास होगी क्या अनिरुद्ध? कल है फ्राइडे ना, हम्म, हाँ कर लेंगे, अगर मैं तो अवेलेबल हूँ, मुझे ऐसा कुछ जाना नहीं है कहीं, तो मैं तो अवेलेबल हूँ, आप जैसा बोलो। अच्छा तो सेम टाइम रख लें 8:15। हाँ रख लेते हैं। अगर एक्चुअली आज मेरी ये क्लास थी नहीं, अगर देखता हूँ वैसे तो कल वो तो 8 बजे तक बाइंड अप हो जाता है, लेकिन क्या होता है मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद मैं डायरेक्टली वो क्लास लेता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ। तो अच्छा देखता अच्छा हूँ अच्छा, अगर होगा तो मैं टाइमली कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है, अगर मुझे बता देना। ठीक है, ओके थैंक ओके। यू। You are currently the only person in this conference.